Hello, dear students. Today we will see some important concept from ecology. So let's start. Lieberg law of minimum. This is a law given for the uh, survival and which factor affect most for on survival and growth of organism. Means this law is defined as the growth and survival of organism are determined by limiting factor, not by total abundance of resources. It's mean that simply means that uh, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके उसकी ग्रोथ और सर्वाइवल जो होगी वो जो सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर होगा उसके ऊपर डिपेंड होगी, सबसे कम जो फैक्टर अवेलेबल होगा उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड होगी, ना कि सारे जो फैक्टर मतलब सारे फैक्टर अबंडेंस में है प्रेजेंट समझ लीजिए, मगर एक फैक्टर है जो है वो बहुत ही कम है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो वो एक फैक्टर न होने के कारण उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यही इधर भी बोला गया है, जो ग्रोथ एंड अबंडेंस है वो जो होता है स्केरेस्ट रिसोर्स से क्या होता है, अफेक्ट होता है, मोस्टली अफेक्ट होता है। बाकी के सारे फैक्टर अवेलेबल है उधर, मगर वो छोटा सा फैक्टर नहीं, समझ लीजिए हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और उसमें सारे इधर देख सकते हैं आप कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सनलाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, बट सनलाइट जो है अबंडेंट है, ये सारे फैक्टर सनलाइट न्यूट्रिएंट अबंडेंट है, मगर उधर वाटर ही नहीं है। तो इधर प्लांट ग्रोथ के लिए जो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा, वाटर नहीं है तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा, वाटर होगा। मतलब जो सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहने चाहिए। इसके लिए एक बैरल की जो है एनालॉजी से इधर इधर बताया गया है। मतलब ये देखिए, ये पूरा बैरल बैरल भरा हुआ है, तो हम ये बैरल की एक जो स्टेव है, शॉर्टेस्ट स्टेव है, वो क्या करेगी, अ, मतलब बैरल है और एक स्टेव की हाइट कम है समझ लीजिए, तो इस बैरल में जो वाटर है पूरा वो क्या हो जाएगा, उस जो स्टेयर की उस हाइट है, स्टेव की हाइट है उधर तक ही आएगा। और जो मैक्सिमम मतलब सारे इधर देख सकते हैं स्टेव है, मतलब अ, एक मैक्सिमम हाइट पे है, मगर ये स्टेव क्या है कि हाइट कम है, तो ये वाटर जो पूरा होगा वो किधर तक फिल होगा, होगा इधर तक ही फिल होगा, क्योंकि इधर से जो बाकी के जो वाटर है वो लीकेज हो जाएगा। इसलिए जो ये एनालॉजी बताई, ये इधर देख सकते हैं आप कि सॉइल कंडीशन, वाटर, सोडियम, सोडियम, ये सारे न्यूट्रिएंट है, मगर इधर एक फैक्टर ही नहीं है। इस इस वजह से क्या होगा कि जो सारा यील्ड होगा उस पे ये अफेक्ट करेगा। मतलब यील्ड पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये सारे ही करेंगे, मगर इधर एक स्टेव ही अवेलेबल नहीं है, तो ये मोस्टली क्या करेगा, उस प्लांट की ग्रोथ और सर्वाइवल पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो पूरी तरह से उस प्लांट की ग्रोथ और डिपेंड ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। अल्दो सारे फैक्टर अबंडेंट है, मगर मगर एक फैक्टर भी अवेलेबल नहीं होगा तो भी उस प्लांट की, उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी, वो लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर की वजह से। तो ये जो सिल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है, इसमें क्या देखा हमने कि जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या होता है, अफेक्ट होता है। जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे अफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, पीएच हो सकता है, सैलिनिटी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकती है, लाइट हो सकती है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म के अबंडेंस पे या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करेंगे। तो इसमें जो नैरोएस्ट रेंज होगी उस जिधर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेगा उसको रेंज ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है, और ये नैरोएस्ट रहती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लीजिए हमने देखा है कि पीएच जो होता है 3 टू 5 हुआ तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा,
या अबोव 9 होगा तो वो ज्यादा क्या हो जाएगा, 8 और 9 होगा तो वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। मगर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स होंगे या प्लांट्स होंगे, वो 5 to 7 की रेंज में ही सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि वहां पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो जो न्यूट्रल पीएच की रेंज है उसको क्या बोला है हमने, मतलब जो पीएच, जो पीएच ज्यादा ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, तो उसको क्या बोला है, रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो उस 3 to 5 में ही कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, क्योंकि उस जो पीएच को है, उस उधर वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, टॉलरेट 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 कर सकेंगे, और वो जो रेंज है उनके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम रेंज है। मतलब 5 से नीचे भी नहीं ग्रोथ होगी उनकी, या 7 से आगे भी ग्रोथ नहीं होगी। तो उनकी ग्रोथ कहाँ होगी, उस पर्टिकुलर 3 to 5 में ही। तो उसको हम ऑप्टिमम रेंज बोलते हैं, जहाँ क्या करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अब ज्यादा ग्रोथ होगी, सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होगा, और हेल्थ जो होगी उसकी, जो माइक्रोब होगा उसकी हेल्थ हाई होगी। ये जो तीनों फैक्टर है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और हेल्थ, ये तीनों फैक्टर किधर हाई होंगे, ऑप्टिमल रेंज में। और इसी रेंज को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। और जोन ऑफ स्ट्रेस जो होता है, यह क्या होता है, 5 से नीचे या 7 से ऊपर, यह क्या, ऑर्गेनिज्म क्या कर सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे। मगर हाँ देख, अब हम समझ सकते हैं कि अभी 5 to 7 सर्वाइव करता है, तो 4.5 पे भी मे बी एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेगा। मगर उसकी जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, मतलब नेगेटिव अफेक्ट करेगा। उसकी हाई हेल्थ उधर अच्छी नहीं होगी 4.5 पे या 4 पे, उस प्लांट की या उस ऑर्गेनिज्म की हेल्थ उधर अच्छी नहीं होगी। उसकी ग्रोथ और सर्वाइवल सर्वाइवल ये दोनों ही नेगेटिवली उधर अफेक्ट होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जोन ऑफ स्ट्रेस। जो ऑप्टिमल रेंज होती है, ये क्या हुई, ऑप्टिमल रेंज। और इस साइड को और इस साइड को, जहां ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जोन ऑफ स्ट्रेस। तो इधर देख सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कहाँ ज्यादा हो रही है, ये जो ऑप्टिमम रेंज है इधर ही ग्रोथ ज्यादा हो रही है। इसको इसके दोनों साइड पे देखिए जोन ऑफ स्ट्रेस है, उधर जो है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इधर देख सकते हैं, इधर भी ग्रोथ नहीं है ज्यादा, और इधर भी नहीं है। इस जो नैरोएस्ट रेंज है उसमें ही ग्रोथ हो रही है। इसको हम ऑप्टिमल रेंज या रेंज ऑफ टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। और ये जो दोनों साइड की रेंज होगी उसको रेंज ऑफ टॉलरेंस बोला जाता है। तो सेल्फर्न लॉ ने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर शॉर्ट नैरोस्ट रेंज में ही ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। और जो स्पेसीज है उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे के ऊपर डिपेंड है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा उसकी नैरोएस्ट रेंज ऑफ, जो नैरोएस्ट रेंज होगी, ऑप्टिमम रेंज होगी, उसके ऊपर डिपेंड है। ऑप्टिमम रेंज उस इन्वायरमेंट में रही उस ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उधर वो सर्वाइव कर सकेगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए ऑप्टिमम रेंज डिफरेंट होगी। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको ज्यादा कोल्ड में वो सर्वाइव कर सकता है, तो उसके लिए ऑप्टिमम रेंज क्या होगी, हाई कोल्ड कंडीशन। और एक ऑर्गेनिज्म है जो वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, तो उसके लिए जो वो रेंज होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये हुई सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये लॉ हुआ सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसमें हमने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेसिस का, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है। और जो इन शॉर्टेड नैरोस्ट रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, उधर ही ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऑप्टिमल ग्रोथ होगी उसकी, और ओवरऑल हेल्थ जो होगी उसकी हाई होगी। और जोन ऑफ टॉलरेंस में उसका सर्वाइवल हो सकता है, मगर वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएंगे। और वो उसकी जो सक्सेस है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करेगा, लिमिट करेगा। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड कंसेप्ट। तो पहली हुई, ये देख सकते हैं हम कि ज्यादा रेंज में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेंगे उसको क्या बोलेंगे, और कम रेंज में जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे।
ये हम इसमें देखेंगे। वेट फॉर मिनट। हाँ, तो ये जो कंसेप्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर है, टेम्परेचर इधर स्टेनो है, मतलब कि इसमें नैरो रेंज होगी, मतलब एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में ही वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेंगे। स्टेनोथर्मल मतलब एक पर्टिकुलर 10 to 20 समझ लीजिए, इस छोटे से रेंज में ही, या 5 से 10, इस छोटे से रेंज में ही वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उधर सर्वाइव कर सकेगा। मगर यूरिथर्मल जो होगा, इसमें क्या होता है कि वाइड रेंज, मतलब 20 to 40 या 20 to 30, इस वाइड रेंज में वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइव कर सकेगा। इसमें वाटर देखेंगे तो उसको स्टीनोहाइड्रिक बोलेंगे। स्टीनोहाइड्रिक में मीन्स कम वाटर अवेलेबिलिटी है, तब तो भी वो सर्वाइव कर सकेगा। सॉरी, स्टेनोहाइड्रिक मीन्स एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पे ही वो सर्वाइव करेगा। उधर ज्यादा वाटर उसको मिला तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और कम मिला तो भी नहीं सर्वाइव कर सकेगा। एक ऑप्टिमम रेंज, एक नैरोएस्ट जो होगी टॉलरेंस रेंज होगी उसकी, उतना ही उसको वाटर नेसेसिटी होगी। ज्यादा भी मिलेगा तो भी वो डाई हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और कम मिलेगा तो भी उसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अफेक्ट होगी। यूरिहाइड्रिक मीन्स क्या कि वाइड रेंज ऑफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी हुआ तो भी वो सर्वाइव कर सकता है, और कम हुआ तो भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब इसकी टॉलरेंस की रेंज क्या है, ज्यादा है, और स्टीनो में क्या है, टॉलरेंस की रेंज क्या है, कम है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए वो 4 to 7 तक सर्वाइव कर सकता है, तो वो क्या पीएच पे सर्वाइव कर सकता है, तो वो क्या होगा, यूरी के कंसेप्ट में आएगा। और स्टेनो जो है वो सिर्फ 5 to 6 पॉइंट, इस शॉर्टेस्ट रेंज में ही सर्वाइव कर सकेगा। तो उधर कौन सी कंसेप्ट अप्लाई होगी, स्टीनो कंसेप्ट। तो जो एक बहुत ही छोटी रेंज है उसमें क्या करेगा, नैरो रेंज है उसमें जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा उसको हम स्टेनोथर्मल बोलेंगे, और जो वाइड रेंज में करेगा वो उसको यूरिथर्मल बोलेंगे। जो वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट है क्या करेगा, सर्वाइव कर सकेगा, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और उसकी हेल्थ जो है, वो सारे फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इसको यूरिथर्मल बोलेंगे। और स्टेनोथर्मल क्या, एक पर्टिकुलर समझ लीजिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ही सर्वाइव कर सकेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टीनो थर्मल। वाटर भी वैसा है, स्टीनोहाइड्रिक और यूरी हाइड्रिक। यूरी मीन्स वाइड रेंज, स्टीनो मीन्स नैरो रेंज। सैलिनिटी का भी है स्टीलो हैलाइन एंड यूरी हैलाइन। यूरी हैलाइन में क्या होगा कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पे वो सर्वाइव कर सकेगा, सैलिनिटी के रेंज में डिफरेंस आया तो भी। मगर जो स्टीनो हैलाइन है वो क्या करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर रेंज में ही सर्वाइव कर सकेगा। फूड जो है स्टीनोफेगस, मतलब डिफरेंट टाइप का फूड पे वो अफेक्ट सॉरी वो सर्वाइव कर सकेगा। जैसे सॉरी, स्टीनोमिस सिर्फ पर्टिकुलर फूड पे ही वो क्या कर सकेगा, सर्वाइव कर सकेगा। जैसे बाम्बू है, उस पे जो पांडास है वो सिर्फ क्या बैम्बू ही बाम्बू ही एज अ फूड टेक करते हैं। तो ये क्या हुआ, पांडा क्या हुआ, स्टीनोफेगस हो गया, मतलब उसको एक पर्टिकुलर ही फूड चाहिए। यूरिफेगस क्या होगा, रकुन जो है उसको सारे टाइप के फूड वो खाता है, इवन दो वो क्या करता है, ह्यूमन गार्बेज भी खाता है। तो ये क्या हुआ, यूरिफेगस और स्टीनोफेगस। तो स्टीनोफेगस में क्या होते हैं, नैरो रेंज, और यूरिफेगस में क्या डिफरेंट रेंज में वो सर्वाइव कर सकता है। ये स्टीनोफेगस में क्या होता है, डिफरेंट एक पर्टिकुलर फूड ही वो पे ही वो सर्वाइव कर सकता है। यूरिफेगस पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड वे वो सर्वाइव कर सकता है। हैबिटेट रेंज, स्टीनोटॉपिक एंड यूरिटॉपिक, मतलब उसकी हैबिटेट जो है उसकी रेंज कैसी है, मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही वो सर्वाइव कर सकता है, या डिफरेंट हैबिटेट में वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये हुई स्टीनो स्टीनो ये हुई इन्वायरमेंटल फैक्टर की कंसेप्ट। तो इसमें स्टीनो जो है वो नैरो रेंज है, और यूरी जो है वो वाइड रेंज है। स्टीनो मीन्स क्या, नैरो, यूरी मीन्स वाइड। तो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जो है ये कंसेप्ट क्या है कि जो जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट वाटर बॉडीज में
एक्सेसिव न्यूट्रिएंट बढ़ेगा। जब ये देख तब इसको क्या बोले, और उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो उसको यूट्रॉफिकेशन बोला जाता है। तो जो सेडिमेंट जो सीवेज होता है वो डायरेक्टली जब हम रिवर में या वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, तो उस जो रिवर और वाटर बॉडी का जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। इसमें कौन से एक्टिविटीज है, न्यूट्रिएंट कंटेंट कंटेंट इंक्रीज होता है, इसकी वजह से अलगल ब्लूम शुरू होता है। जो वाटर में ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि वो उधर बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और जो अलगल ब्लूम होता है उसके कारण क्या होता है कि अभी आपने कहीं भी देखा होगा कि जो रिवर है वो पूरी तरह से क्या होती है कि एक अलगी की वजह से क्या होती है, अलगल ब्लूम की वजह से वो पूरी तरह से कवर हो जाती है। तो जो लाइट है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती रिवर में, तो वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी। जो इनसाइड लाइफ है रिवर की, तो वो उधर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इसके रीजंस क्या है यूट्रॉफिकेशन के? ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, रन ऑफ, सीवेज डिस्चार्ज एंड फर्टिलाइजर यूज, ये क्या हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ यूट्रोफिकेशन में, एक्सेस न्यूट्रिएंट हो गया वाटर बॉडीज में, और उसमें भी मेनली क्या हुआ, नाइट्रोजन और फास्फोरस हुआ। तो ये दो वजह से उधर अलगल ब्लूम हो जाएगा। अलगल ब्लूम हो जाएगा तो उधर ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, और एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो अलगल ब्लूम की वजह से लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, और उधर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया है। तो उधर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी, ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम इसमें डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लेके ये देखेंगे। तो ऑलिगोट्रॉपिक इसमें है, ऑलिगोट्रॉपिक्स तीन टाइप के लेके, पहला क्या है ऑलिगोट्रॉपिक, इसमें लो न्यूट्रिएंट है, और इसमें स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, लो है, और इधर प्राइमरी प्रोडक्शन जो है लिमिटेड है, और क्लियर वाटर है, हाई ऑक्सीजन है, मगर बायोमास क्या है, कम है। क्योंकि ओलिगोट्रॉपिक में क्या है कि लो न्यूट्रिएंट लेवल है, स्पेशली उसमें भी फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है वो कम है, और प्राइमरी प्रोडक्शन भी इधर क्या है, कम है, क्योंकि उधर ज्यादा लो न्यूट्रिएंट लेवल लो होने के कारण उधर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि लो न्यूट्रिएंट है तो प्राइमरी प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ही उधर कम है। उसके बाद क्लियर वाटर होगा, हाई ऑक्सीजन क्या होना नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो हायर ऑक्सीजन लेवल होगा। उसके बाद लोअर बायोमास ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, लोअर न्यूट्रिएंट है, इस वजह से एक्वेटिक एनिमल भी उधर ज्यादा, ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा पाए नहीं जाएंगे। उसके बाद आता है मेसोट्रॉपिक, इसमें ये जो ऑलिगोट्रॉपिक होती है वो न्यूली फॉर्म्ड होती है। उसके बाद मेसोट्रॉपिक हो आएगा, वो यहाँ जो होता है मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल होगा, और ये जो होगी ऑलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक जो लेक्स होंगे उसके इंटरमीडिएट स्टेट होगी, मतलब यहाँ न्यूट्रिएंट कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, तो मॉडरेट है। इधर प्राइमरी प्रोडक्शन भी बैलेंस्ड है, सपोर्टिव। तो प्राइमरी प्रोडक्शन बैलेंस्ड है, मॉडरेट न्यूट्रिएंट होने के कारण डाइवर्स रेंज ऑफ एक्वेटिक लाइफ इधर सर्वाइव कर सकेगी, एंड ये जो है हेल्दी और इकोलॉजिकल स्टेबल कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें क्या है, मॉडरेट है। और आगे हमने देखा है कि हाई न्यूट्रिएंट लेवल जब होगा उसको क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को यूट्रॉफिकेशन होगा बोला है हमने, और जो लेक होते हैं उसको यूट्रॉफिक लेक बोला जाता है। यहाँ हाई न्यूट्रिएंट होगा जो कि अलगल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, और प्राइमरी प्रोडक्शन भी ज्यादा है, या अलगल ब्लूम ज्यादा है, डेंस एक्वेटिक वेजिटेशन है,
वाटर की क्लियरिटी कम है बहुत, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज है, और ऑक्सीजन डिमांड भी जो है यहाँ ज्यादा होगी। टाइप्स ऑफ लेक, ये 3 टाइप के हमने लेक देखा। पहला ऑलिगोट्रॉपिक, जहाँ न्यूट्रिएंट लेवल कम है, प्राइमरी प्रोडक्शन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। दूसरा देखा मेसोट्रॉपिक, जहाँ प्राइमरी प्रोडक्शन ज्यादा, इंटरमीडिएट है, न्यूट्रिएंट इंटरमीडिएट है, और सबसे अच्छी इकोसिस्टम जो होगी वो मेसोट्रॉपिक होगी, ये मेसोट्रॉपिक लेक में हुई। उसके बाद देखा यूट्रॉपिक लेक्स, इसमें हायर न्यूट्रिएंट लेवल है, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। और यहाँ जो ग्रोथ अलगल ब्लूम हो चुका है, algae की ग्रोथ ज्यादा हो चुके हैं। इसके कारण यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल डिप्लेट होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगी पूरी तरह से, क्योंकि ये जो है उधर ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम है, और उसके बाद जो वाटर है, सनलाइट है, वो पेंट्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि अलगल algae ने वो पूरा सरफेस कवर कर लिया है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का भी कोई सोर्स इनसाइड द वाटर नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप जो डिफरेंट जोन्स हो गए लेक के, वो देखेंगे। ये जोन्स जोन से जो है डेप्थ, उस लेक की डेप्थ के, मतलब ये जोन्स जोन्स किस बेसिस पे है कि डेप्थ, लाइट पेंट्रेशन और इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो इच जोन होगा, 4 जोन है, और जो डिफरेंट जोन होगा उसके अंदर यूनिक हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी देखी जाएगी। तो चलिए एक एक जोन देखते हैं। पहला तो है लिमेंटिक जोन। ये जो है ये जो है ये पहला लिटोरल देखेंगे, तो साइड वो उस तरफ बाद में जाएंगे। लिटोरल में क्या है कि जो किनारा है उसके साइड में ही ये जोन होता है, ये ज्यादा डीप नहीं होता है। इधर सनलाइट जो है बॉटम तक रीच कर सकती है, क्योंकि ज्यादा डीप नहीं है, इसलिए सनलाइट क्या है बॉटम तक रीच करेगी, रीच हो सकती है, पेनिट्रेट कर जाएगी। ये यहाँ जो है प्लांट्स, इंसेक्ट, फिश, एम्फीबियस, ये क्या होंगे, ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो है लैंड से कनेक्टेड है। शोर जो है ये क्या है लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके वजह से प्लांट्स, इंसेक्ट, फिश, एम्फीबियस ये ज्यादा पाए जाएंगे। बहुत स्पेसीज के लिए, इंसेक्ट के लिए, फिश और एम्फीबियंस के लिए ये क्या है, ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड है, जो लिटोरल जोन है। उसके बाद आता है लिम्नेटिक जोन। ये ओपन वाटर होता है, ये शोर से अवे होता है, किनारे से दूर होता है, और इसमें जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगी उसके ज्यादा सिम्पटम्स ऑर्गेनिज्म हमें दिखने मिलेंगे, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, और फिश। तो ये लिमेंटिक जोन में ज्यादा पाए जाएंगे, और यहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन का प्रेजेंस इधर ज्यादा है। पहला हुआ लिटरल, जो कि किनारे के नजदीक है, और शालो है, मतलब ज्यादा डीप नहीं है, और उधर बॉटम तक क्या करती है, सनलाइट रीच कर सकती है। और ये मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड है। तो उसके बाद लिमेंटिक देखा हमने, तो वो शोर से दूर है और पूरी तरह से ओपन वाटर है। उसमें फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन एंड फिश प्रेजेंट है, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कैसी है यहाँ, हाई है। उसके बाद लिमेंटिक एंड सॉरी बेंथिक एंड प्रोपेंडल जोन। तो बेंथिक जोन जो होता है वो बॉटम लेयर ऑफ लेग जो होती है उसको बेंथिक जोन बोला जाता है। इसमें सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। ये जो है डेट्री मूवर्स जो होंगे, जो डिकम्पोजिशन करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई, उनका हैबिटेट है, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और इकोसिस्टम बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या है कि ये जो बॉटम लेयर है लेक की, या सेडिमेंट पाए जाएंगे, इधर देख सकते हैं आप। और ये किसके लिए हैबिटेट है, डेट्रीवोर्स के लिए। तो ये वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोजिशन करेंगे,
इस वजह से वो क्या करेंगे, उनका जो रोल है इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए और इकोसिस्टम बैलेंस के लिए। उसके बाद हुआ प्रोफंडल जोन, ये जो होता है डार्क डीप जोन होता है, वो जो लिमिटिंग जोन होता है उसके नीचे होता है, और इसमें लो ऑक्सीजन होता है, और डिकम्पोजर भी यहाँ ज्यादा पाए नहीं जाते। एक एक बार हम वेट फॉर मिनट। तो जो लिटरल जोन देखा वो क्या है, शैलो है, प्लांट रिच है और नियर द शोर है। उसके बाद लिमेंटिक देखा, वो ओपन है, सनलाइट, वाटर ओपन है, ओपन वाटर है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन से रिच है लिमेंटिक जोन में, और हाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है। प्रोफंडल जोन जो है डार्क ऑक्सीजन पूर जोन है, और यहाँ डिकम्पोजर इनहिबिटेड है। और जो बेंथिक जोन है उसमें सेडिमेंट लेयर्स आएंगे, और ये जो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, बैलेंस और डाइवर्सिटी मेंटेन के लिए करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे सारे जोन जो होते हैं वो जो लेक्स होंगे उनके इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट टाइप से। तो थैंक यू, we will meet in next class with different with another concept of ecology. Thank you, stay tuned. If you have any query or doubt regarding this session or any other session, you can comment it in comment section, or comment section, or if you need this ppt, you can comment uh, the comment the your opinion about this ppt, and I will share the ppt with you. Okay, fine. uh, thank you for your time and attention. We will meet in next session.